हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज की हमारी कहानी है अंधविश्वास। नई नवेली दुल्हन रिधिमा ने घर में प्रवेश करने के लिए अपने दाहिने पैर को आगे बढ़ाया ही था कि ताई सास और बड़ी ननद माया की नज़र उसके पैरों की उंगलियों पर पड़ी। उसकी पैरों की उंगलियां अंगूठे से बड़ी थी, इसीलिए सभी औरतें दबी जबान में आपस में बातें करने लगी। देखा तुमने, बहू के पैरों की उंगलियां उसके पैरों के अंगूठे से बड़ी हैं। अरे, ऐसी लड़कियां कभी ससुराल में निभा कर नहीं पाती, बल्कि पति को भी दबा कर रखती हैं। क्या सोचकर ऐसी बहू को घर में लेकर आई कमला भाभी। बड़ी ननद माया बोली, एक ही बेटा है, थोड़ा भी दिमाग नहीं लगाया, कहीं बहू से लेकर अलग हो गई तो। ताई सास भी सुर में सुर मिलाते हुए बोली, सही कह रही हो माया जीजी, बहू लाते समय एक बार तो पैर देख ही लिया होता। अपनी ननद और जेठानी की बात सुनकर सास कमला जी के मन में डर बैठ गया। इकलौते बेटे कपिल के अलग होने की कल्पना ने ही उन्हें झकझोर कर रख दिया। लेकिन ये बात उनके अलावा उनकी बहू रिधिमा को भी सुनाई दे रही थी और अपनी सास के चेहरे पर बदलते हुए हाव भाव देखकर उसे हैरानी हो रही थी। उसकी सास इन सब दकियानूसी बातों को मानती है, उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। आखिर सारी रीति रस्म हो जाने के बाद कमला जी के दिमाग में कोई ना कोई खिचड़ी पकने लगी। आखिर ऐसा क्या करे वो कि जिससे कपिल और रिधिमा में प्यार पनप ही ना पाए। इसीलिए जब घर से मेहमान रवाना हुए तब कमला जी ने अपनी ननद माया जी को घर पर ही रोक लिया। माया जी ने कमला जी को कुछ समझाया और दोनों अपनी योजना पर अमल करने लगी। तभी कमला जी अचानक जोर से चिल्लाई, हाय राम, मैं तो मर गई। अचानक से सब लोग कमला जी के कमरे की तरफ भागे तो देखा कमला जी जमीन पर पड़ी हुई हैं। उन्हें देखते ही कपिल और रुचि एक साथ बोले, क्या हुआ मम्मी। इससे पहले कि कमला जी कुछ कहती, माया जी बोली, अरे भाभी का पैर फिसल गया, वो गिर गई, शायद मोच आई हो, देखो जरा। नहीं नहीं जीजी, मोच तो नहीं आई, पर कमर में बहुत दर्द हो रहा है। हाय, मुझसे तो खड़ा भी नहीं होते बन रहा। बेटा कपिल, जरा सहारा देकर उठा तो सही। आखिर कपिल ने सहारा देकर कमला जी को उठाया और कर्राती हुई अपनी माँ को बिस्तर पर लेटाया। हाय, मेरी कमर में बहुत दर्द हो रहा है, कोई मालिश कर दे तो अच्छा हो। इतने में रुचि बोली, मम्मी आप परेशान ना हो, मैं आपकी मालिश कर देती हूँ। अरे नहीं नहीं, हमारी बेटियों से हम ये सब नहीं करवाते। जब घर में बहू है तो बहू करेगी। आज वो तेरी माँ की सेवा कर देगी और यही तेरी माँ के पास सो जाएगी। माया जी ने कहा तो कपिल और रुचि एक दूसरे की शक्ल देखने लगे, पर कर क्या सकते थे। आखिर रुचि अपनी नई नवेली भाभी रिद्धिमा को बुला लाई। रिद्धिमा ने आकर कमला जी की कमर की मालिश की, उसके बाद उनके पैर दबाने लगी। काफी रात हो चुकी थी, इसीलिए कपिल कमरे में जाकर सो गया और रिद्धिमा कमला जी के साथ उनके कमरे में। लेकिन रात को कमला जी को खर्राटे बढ़ते देख और आराम से सोते देखकर रिद्धिमा के मन में यह बात आ रही थी कि कहीं सासू माँ नाटक तो नहीं कर रही। दूसरे दिन सुबह कमला जी कर्राते हुए जैसे तैसे कमरे के बाहर आई और हॉल में आकर सोफे पर बैठ गई। वहीं रिद्धिमा को पहली रसोई की रस्म के नाम पर माया जी ने काम पर लगा दिया। बिल्कुल भी मौका नहीं दे रही थी कपिल रिद्धिमा को आपस में बात करने का। खाना खाते समय भी कहीं कहीं से कहीं तक नहीं लग रहा था कि कमला जी को दर्द है, बल्कि बैठी बैठी वो तो रिद्धिमा के कामों में मीन मेख निकाल रही थी। अभी वो मीन मेख निकाल ही रही थी कि इतने में रुचि ने कहा, क्या मम्मी, आपकी बातों को सुनकर कहीं से भी नहीं लग रहा कि आपकी कमर में दर्द है। कहीं बहू के आते ही आप भी टिपिकल सास की तरह नाटक तो नहीं करने लगी। रुचि ऐसा कहकर जोरों से हंसने लगी। सबकी नजरें अपनी तरफ देखकर कमला जी खिसियाते हुए बोली, हाँ हाँ, जिसको लगती है उसी को पता चलता है, अब तू मेरा मजाक बना ले। अरे मम्मी, मैं तो मजाक कर रही हूँ, क्यों बुरा मान रही हो। जब रिद्धिमा घर के काम से फ्री हुई तो कमला जी कपिल से बोली, मुझे डॉक्टर के पास लेकर चल बेटा, मुझे तो बहुत दर्द हो रहा है। इतने में कमला जी के पति मदन लाल जी ने कहा, अरे मैं ले चलता हूँ, कपिल को क्यों परेशान कर रही हो। तो कमला जी उन्हें झिड़कते हुए बोली, आप तो रहने ही दो,
दिखा तो ऐसे रहे हो जैसे बड़ी सेवा करते हो मेरी। मेरा बेटा मुझे ले जाएगा तो कोई परेशानी है क्या? अरे पर भाग्यवान, मैं तो इसीलिए कह रहा था कि कम से कम पता तो हो कि तुम्हें कौन सी दवाई किस समय देनी है। आखिर तुम्हारे साथ कमरे में मैं ही तो रहता हूँ। हाँ, बड़े आए मेरी सेवा करने वाले। आप तो घर पर बैठो, कपिल मुझे दिखा ले आएगा और वही बता देगा कौन सी दवाई कब लेनी है। अपने पति को झिड़ककर कमला जी रवाना होने के लिए अपने स्लीपर्स पहन रही थी। तब भी रिद्धिमा अपनी सास के पैरों की तरफ बड़े गौर से देख रही थी। कभी उनके पैरों की तरफ देख रही थी तो कभी अपने ससुर जी की तरफ। अभी भी उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अभी भी दिमाग में यही बात चल रही थी कि मेरे पैरों की उंगलियों को देखकर बेटा कहीं बहू को मुट्ठी में ना आ जाए, इस बात का डर लग रहा है। और यहाँ तो इनके पैरों की बनावट इनके अनुरूप होने के बावजूद भी ससुर जी इनकी मुट्ठी में है। हे भगवान, ये दुनिया भी बड़ी अजीब है। पति भी मुट्ठी में चाहिए और बेटा भी मुट्ठी में चाहिए। आखिरकार कपिल कमला जी को लेकर हॉस्पिटल रवाना हुआ तो माया जी भी उनके साथ ही गई। कमला जी को माया जी के साथ बाहर बिठाकर कपिल डॉक्टर के कैबिन में चला गया। पीछे से कमला जी माया जी से बोली, जी ऐसे कैसे काम चलेगा? आखिर कब तक मैं बहू बेटे को दूर रख पाऊंगी? देखा नहीं कैसे रुचि ने बात पकड़ ली। हाँ, मैं भी यही सोच रही हूँ। आखिर ये नाटक हम हमेशा के लिए तो नहीं कर सकते, अब तो कुछ और ही करना पड़ेगा। बेटे के मन में बहू के लिए गलतफहमी पैदा ही करनी पड़ेगी, जिससे दोनों में प्यार पनप भी ना पाए और ऐसी बहू से हमारा पिंड छूट जाएगा। माया जी अपनी अकल लगा रही थी। दोनों बातें किए जा रही थी, लेकिन दोनों में से किसी ने भी ये नहीं देखा कि कपिल उनके पीछे कब आकर खड़ा हो चुका है और शायद उनकी बातें भी सुन चुका है। इतने में कमला जी की नज़र कपिल की तरफ गई तो वो घबरा गई। कपिल ने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप उनकी तरफ देखता रहा। तो माया जी बात को संभालते हुए बोली, बेटा क्या कहा डॉक्टर ने? चल जल्दी से तेरी माँ को दिखा लेते हैं। कपिल गुस्से से माया जी को देखते हुए बोला, दिखाना क्या है? अच्छी भली तो है मम्मी, इतना बड़ा धोखा, वो भी अपने बेटे के साथ। अगर इतनी ही नफरत थी रिद्धिमा से तो शादी कर क्यों ही की? कम से कम उसकी जिंदगी तो बर्बाद ना होती। कोई जबरदस्ती तो शादी नहीं हुई है हमारी। कमला जी से पहले बोलती ना बना, फिर भी खुद को संभालते हुए गुस्से में बोली, तो और क्या करती मैं? शादी से पहले अगर उसके पैरों की उंगलियां देख लेती तो कभी ना करती मैं तेरी उससे शादी। उस समय तो ठंड के कारण जुराबें पहनकर आ गई अपनी कमी छुपाने के लिए। अब मेरे बेटे को मुझसे छीन रही है, मुझे अपनी मुट्ठी में करके हमारा घर बर्बाद कर देगी। कपिल को अपनी मम्मी की सोच पर बहुत गुस्सा आ रहा था। ये कैसी बात कर रही हो मम्मी? आज के ज़माने में ऐसी बातें कौन मानता है? अंधविश्वास में अंधी हुए जा रही हो और खुद अपना घर बर्बाद कर रही हो, पर इल्ज़ाम अपनी बहू पर लगा रही हो। उसकी बात सुनकर कमला जी ने कहा, देख ले, असर दिखना शुरू कर दिया है ना उस अपशकुनी ने। आज माँ बेटे के बीच में लड़ाई करवा दी। उसके लिए तू मुझसे लड़ने को तैयार हो गया। घर जाकर सबसे पहले उस अपशकुनी को ही निकालती हूँ। हाँ ठीक है, बिल्कुल निकालो, पर उसके साथ मैं भी जाऊंगा। पैरों की बनावट को देखकर आपने अंदाजा लगा लिया कि आने वाले वक्त में आपकी बहू आपके बेटे को मुट्ठी में कर लेगी और आपका बेटा आपका नहीं रहेगा। तो एक बात बताओ मम्मी, आपके पैरों की बनावट तो सही है ना? फिर भी तो आप पापा को झिड़क कर एक तरफ बैठा देती हो। आखिरकार कपिल के घर से निकल जाने की बात सुनकर कमला जी चुप तो हो गई, लेकिन इतनी बहस के बावजूद भी कमला जी मानने को तैयार नहीं थी। घर आने के बाद माया जी तो शक और अंधविश्वास का कीड़ा कमला जी को देकर अपने घर रवाना हो गई और इधर कमला जी अपने अंधविश्वास में ही अंधी हुए जा रही थी। वक्त यूं ही बीत रहा था, लेकिन रिद्धिमा को कोई खास फर्क नहीं पड़ता। पति का प्यार था, ननद का साथ था, ससुर का आशीर्वाद था, इसीलिए कमला जी ज्यादा कुछ नहीं कह पाती। सब इसी तरह हंसी खुशी जी रहे थे, इस उम्मीद के साथ कि कभी तो कमला जी अपने अंधविश्वास को छोड़कर रिद्धिमा को मन से अपनाएंगी। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।